नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात क्या हुई, पार्टी के अंदर ही हलचल मच गई है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस खोज खबर में लग गए हैं कि आखिर दोनों की इस मुलाकात में क्या बात हुई। यह तो जग जाहिर है कि मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये बात गाहे बेगाहे सामने आ भी जाती है। पार्टी में ओबीसी का बड़ा चेहरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हैं। यादव की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में रही है और लगता है कि उसी की कीमत उन्हें अदा करनी पड़ रही है। पिछले कुछ समय से यादव को राज्य की सियासत में साइड लाइन कर दिया गया है और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है। इसे भी पार्टी के अंदर खाने चलने वाली खींचतान का नतीजा माना जा रहा है और सूत्रों की माने तो यादव काफ़ी समय से सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश में लगे रहे और उसी के तहत बीते दिनों यादव की दिल्ली में ये मुलाकात हुई। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव की दिल्ली में कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी से आधा घंटे मुलाकात ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हलचल मचा दी है। दिल्ली में यादव की यह मुलाकात उनके राजनीतिक भविष्य के हिसाब से अहम मानी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से अरुण यादव के बीच की खटास गहरी होती खाई के बीच अब प्रदेश कांग्रेस के किचन में नई खिचड़ी पकने की खुशबू आने लगी है। इस मुलाकात को प्रदेश में होने वाले नए सियासी समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की भड़ास G23 ग्रुप की सक्रियता के रूप में बाहर आई। इस बीच कांग्रेस ने अन्य राज्यों में संगठन से नाराज नेताओं की खबर ली है। राजनीतिक गलियारों में अरुण यादव की मुलाकात को इसी क्रम में देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस मुलाकात को किस नजरिए से देख रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोज नए बहाने ढूंढती है कमलनाथ जी पर हमले करने के, क्योंकि आतंकित है भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी से। इस बात को सुनिश्चित मानिए कि 2023 में कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी को कब्र में गड़ाने के बाद मुख्यमंत्री पद की फिर एक बार शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये जो मंसूबे सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस में कलह है, ये है, वो है, ये एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। कमलनाथ जी स्वयं कह चुके हैं कि वो एक पद छोड़ना चाहते हैं, आलाकमान जब भी ठीक समझेगा वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मृत्यु का समय 2023 निश्चित है मध्य प्रदेश में। निमाड़ के कद्दावर नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां तब और बढ़ गईं, जब खंडवा उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कमलनाथ ने अरुण यादव की तैयारियों के सवाल पर नाम संगठन तय करेगा कह दिया था। इसके बाद अरुण यादव ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद यादव के करीबी नेताओं को संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। समय समय पर यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ पर संगठन पर तीखे कमेंट किए और अब सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। अरुण यादव की इस मुलाकात पर अब बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। अरुण भैया हमारे क्या करें, कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है। तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहाँ जाए अपना दुख व्यक्त करने को। दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में बैठ। सोनिया गांधी से मुलाकात कर अरुण यादव बाहर निकले तो कांग्रेस नेता यह जानने को बेताब थे कि यादव ने क्या कहा और सोनिया गांधी ने उन्हें क्या भरोसा दिलाया। सूत्रों की माने तो मुलाकात के बाद अरुण यादव प्रसन्न चित्त होकर अपने खास समर्थकों को कुछ सूचना दे रहे थे। इस बीच राज्यसभा सांसद और प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के अहम किरदार दिग्विजय सिंह ने यादव को दिल्ली में ही रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। हालांकि यादव ने दिग्विजय का आमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। अरुण यादव के पिता सुभाष यादव और दिग्विजय सिंह के रिश्ते काफी करीबी थे। प्रदेश के सहकारिता नेता के रूप में ख्यात सुभाष यादव दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भी थे।
पिछले दिनों दिग्विजय यादव के खरगोन जिले स्थित गांव बोराबा भी गए थे। अरुण यादव ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा था कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। उनका इशारा G23 के नेताओं की तरफ था। हालांकि कांग्रेस का एक खेमा इससे यह भी कयास लगा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, यह कोई नहीं सोच रहा। दरअसल कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कांग्रेस नेता उम्मीद कर रहे हैं कि कमलनाथ को जल्द ही किसी एक पद से मुक्त किया जा सकता है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है कि कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश में राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है। कांग्रेस कोटे से विवेक तन्खा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यादव भी राज्यसभा में जाने की फिराक में हैं। अब सवाल यही कि क्या प्रदेश कांग्रेस में कुछ परिवर्तन होगा या सब पहले की तरह जैसे चल रहा है चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस में चल रहे इस नए समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चोकसे के साथ। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। और एक बार फिर से, अब इसको बासी कड़ी में उबाल तो नहीं कह सकते और इसको चाय की प्याली में उबाल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बीच जो डिनर डिप्लोमेसी शुरू होना थी जो हो नहीं पाई, और ये मुलाकात है, तो क्या रंग लाने वाली है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में? क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक पद छोड़ेंगे कमलनाथ? और जिस प्रकार से अब केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल में आ गए हैं, उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और संगठन के चुनाव तय समय पर होंगे, तो क्या वाकई में कांग्रेस में संगठन चुनाव का एक दौर हम नया देख सकते हैं, नया अध्यक्ष या कुछ और इसके आगे? खिलावन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आई आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं इसे बासी कढ़ी में उबाल नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि अरुण यादव बहुत कद्दावर नेता रहे, अभी भी हैं, बहुत प्रभावशाली नेता है वो मध्य प्रदेश के। आप उनका अतीत देख लीजिए कि किस तरह से वो पहले केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री के बाद वो राष्ट्रीय संगठन में सचिव रहे, फिर मध्य प्रदेश में आके फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभाली लंबे समय तक वो। और 18 के चुनाव में भले ही चुनाव के 4 महीने पहले कमलनाथ जी आए हो, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जो संगठन की मजबूत संगठन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी वो अरुण यादव उसके साथियों के द्वारा की गई थी, और इस बात से कोई कांग्रेस के नेता इनकार नहीं कर सकते संभवतः। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये दोनों की मुलाकात, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात, एक कार्यकर्ता एक नेता की हैसियत से, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता की हैसियत से राष्ट्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष से यदि मुलाकात करते हैं तो उसको एक सामान्य ही माना जाना चाहिए। लेकिन अब इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है मुलाकात कि आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, आपने देखा होगा कि पंजाब में तो शर्मनाक हार कहूंगा मैं इसको, बहुत बुरी तरीके से हारी कांग्रेस वहां। फिर उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे, क्योंकि वहां तो 2.5% वोट और 2 सीट पे सिमट के रह गई, 7 से 2 में आ गए, तो उसको भी शर्मनाक हार मानूंगा मैं। इस हार को लेकर के जो परिवर्तन कांग्रेस में हो रहे हैं, विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जा रहे हैं, और जहां चुनाव होने हैं, जिन राज्यों में 23 में चुनाव होने, उससे पहले गुजरात और हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो इन सब राज्यों के संगठन को, गुजरात और हिमाचल में, जी हाँ, गुजरात और हिमाचल में होने वाले हैं, तो इन सब राज्यों के संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक कवायद शुरू की गई है, और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद या कमलनाथ जी के पूरी तरह से कांग्रेस पर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस पर कब्जा और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उपेक्षा अरुण यादव को हुई, आपने भी जिक्र किया, अभी आप दिखा रहे थे तब भी जिक्र हुआ था उन सब उपेक्षाओं की। तो और कई बार उन उपेक्षाओं के कारण कई बार वो उनमें उबाल भी आया। उबाल किस तरह से आया, आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जब उसको एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो आप कह रहे हैं,
नहीं, ग्वालियर में जो जो चौरसिया जी को लिया था उन्होंने, गोडसे भक्त जो थे उनको बिल्कुल, पार्टी में ले बाबूलाल लिया था, चौरसिया। बाबूलाल चौरसिया। तो अरुण यादव ने जिसकी खिलाफत की थी, हाँ, तो उसकी बहुत बहुत मजबूती से खिलाफत की थी। लेकिन अरुण उसी यादव मजबूती से गायब हो गए थे ट्वीट से वो। लेकिन सारे उसके ट्वीट बाद ये गायब कर हुआ दिए थे कि उन्होंने। माणक अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई और हाँ, अरुण यादव ने चुप्पी साध ली थी, उन पे कार्रवाई नहीं। तो ब्रजेश जी, ये वाकई में मुलाकात हो गई है और ओबीसी के बड़े नेता भी माने जाते हैं, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद माना जाए कि मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ नया देखने को मिले? हालांकि ये बात हो रही है कि दिग्विजय सिंह ने जब खंडवा में एक दरगाह पे जब वो पहुंचे थे दोनों नेता, तब उन्होंने इशारा किया था कि अब कमान युवाओं के हाथ आ जाना चाहिए। अब वो युवा पता नहीं अरुण यादव के लिए उनका इशारा था कि जयवर्धन के लिए था या किसी और के लिए। देखिए मनोज जी, कारण जो भी हो, लेकिन सोनिया गांधी से अरुण यादव की ये मुलाकात निश्चित तौर पर कांग्रेस में हलचल मचाने वाली तो है ही। और नहीं तो फिर क्या वजह थी कि अरुण यादव यदि सोनिया गांधी से मिलकर निकलते हैं तो तत्काल मतलब कांग्रेस की राजनीति में तो कम से कम वो चाणक्य हैं ही, मध्य प्रदेश की राजनीति में आप भले ही ना मानो, दिग्विजय सिंह, वो उनको भोज पर आमंत्रित कर लेते हैं और बड़ी सहजता से वो अस्वीकार कर देते हैं। क्या वो टटोलना चाहते थे कि अरुण यादव और सोनिया गांधी की क्या मुलाकात हुई? क्योंकि दो लोगों के बीच में मुलाकात हुई। जिस तरह से तस्वीरों से हम अंदाजा लगाते हैं, हम अरुण यादव के बाहर निकलने के बाद उनकी तस्वीरों से अंदाजा लगा रहे हैं कि वो खुश थे। यदि खुश थे तो क्या वजह थी? क्या राज्यसभा की सीट को लेकर बात हुई? और निश्चित तौर पर अरुण यादव और और उसको सोनिया ये भी गांधी कह सकते हैं हम कि अरुण यादव खुशकिस्मत थे कि गांधी परिवार के किसी सदस्य से मिलने के बाद वो हंसते हुए बाहर निकले हैं। बिल्कुल। वरना हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, ऐसे देखिए, अभी इतनी हाल गलतियों ही- के बाद यदि हाल ही गांधी में परिवार गुलाम नहीं नबी सबक ले- आजाद, तो बिल्कुल। इनमें से कोई मुस्कुराता हुआ बाहर नहीं निकला था। देखिए मनोज जी, इतनी गलतियों के बाद यदि आप सबक नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर जो हम बात कर रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हमने देखे, 2 राज्यों के चुनाव इसी साल हैं और बाकी के 3 राज्यों के, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, अगले साल चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप तो देखिए जहाँ दो में पंजाब में कांग्रेस किस तरह बची से है। गुटबाजी हुई, कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश में गुटबाजी का खामियाजा वो भुगत चुके हैं, सरकार बनी थी और सरकार गिर गई। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं किस तरह से सिर्फ फुटबॉल चल रही है बाबा सिंहदेव में और बघेल में। आप यदि हम राजस्थान की बात करें तो अरुण वो मतलब गहलोत और सचिन पायलट, गहलोत और सचिन पायलट में किस तरह से, भले शीत युद्ध कह सकते हैं आप उनको, अभी शांति है, लेकिन ये जो गुब्बारा है जो भरा हुआ है वो फटेगा जरूर। और राजस्थान में तो ये स्थिति हो गई कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैंने केंद्रीय मंत्री बनवाया था सचिन पायलट को, और सचिन पायलट कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव को मैंने लोकसभा के टिकट की रिकमेंडेशन की थी। तो आप देखिए कि अब यदि कांग्रेस आला कमान जो नाराज नेता हैं उनको नहीं साधेंगे तो बाकी जो जिस तरह से यूथ भाग रहा है कांग्रेस से, तो भविष्य में ये भी भाग सकते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। अरुण यादव की ये मुलाकात इसलिए मायने महत्वपूर्ण है कि अरुण यादव भी एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ को चुनौती देते दिख रहे हैं मनोज जी। बिल्कुल, आप देखिए कि वही किला लड़ा रहे हैं। यदि कमलनाथ कोई गलत कदम उठाते हैं, बाबूलाल चौरसिया को लेते हैं, तो आवाज अरुण यादव उठाते हैं। वो बात अलग है कि उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ता है। किसानों के मुद्दे पर वो ट्रैक्टर रैली की बात करते वही हैं। अरुण यादव हैं जो कहते हैं कि फसल में उगाता हूं, फसल में बोता हूं और काट कोई और ले जाता है। किस पर इशारा है उनका? यदि 2018 से पहले अरुण यादव मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे प्रदेश में उन्होंने घूमा, जमीन मजबूत की, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, डंडे खाए, लाठियां खाई, आंदोलन हमने भी देखे मनोज जी, हमने भी कवर किया, आपने भी कवर किए। और यदि कोई 4-6 महीने पहले आ जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ज्यादा श्रेय किसको मिलना चाहिए? लेकिन वो श्रेय भी नहीं मिलता है उनको। आप देखिए कि जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यही दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अरुण यादव बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तारीफ करते हैं कि लगे रहो। लेकिन कमलनाथ कहते हैं कि संगठन तय करेगा। वही कमलनाथ, यदि संगठन ही सब तय करेगा तो कमलनाथ कौन होते हैं ये तय करने वाले कि अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा? संगठन तय करे ना। तो ये आप भी तो- लेकिन तय, और ये भी तो जब उन्होंने तय जिलाध्यक्ष कर की लिया। बात आती है, हारने के बाद उनको टिकट नहीं दिया जाता, वहां पे आपका प्रत्याशी हार जाता है। जो घर बैठा हुआ था प्रत्याशी, आप उसको उठा के लाके एकदम चुनाव में, और जो चुनाव में लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, किला लड़ाने के लिए तैयारी कर रहा था, पूरे अस्त्र शस्त्र से लैस था, मेहनत कर रहा था, उसको आपने घर बैठा दिया। और एक जो घर बैठा हुआ था आपका सैनिक, उसको उठा के ले आया आप, तो हारना तो तय था। और फिर हार का ठीकरा किस पे फोड़ा आपने? वहां के जिलाध्यक्षों पे। आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। तो क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई होगी अरुण यादव की
तो बड़े बाकी सब बातें हुई होंगी, चुनाव से लेकर तमाम इन सब मुद्दों पे बात नहीं हुई होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हुई होगी। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं आश्वासन होगा कि हम इस पे सुधार करेंगे, 2 पद पर एक आदमी नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश में भी बदलाव दिखेगा इसमें। और शायद यही उनकी खुशी जो झलक रही थी कि हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मुझे कुछ तो ऐसा शीर्ष नेता ने आश्वासन दिया जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिस भरोसे पे तो खिलावन सचिन जी- पायलट वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल खिलावन जी भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि जब विवेक तनखा आने वाले कुछ महीनों में रिटायर हो जाएंगे, G23 में उनकी सक्रिय उपस्थिति है, तो मान लिया जाए कि कमलनाथ के खिलाफ एक और आवाज़ मध्य प्रदेश में उखर होने वाली, क्योंकि राज्यसभा का जो समीकरण है और कांग्रेस की जो स्थिति है, तो वो दो में से किसी एक को ही भेज सकती है, या तो तनखा को दोबारा भेजे तो G23 के बाकी नेताओं की आवाज़ उठेगी, और अगर अरुण यादव को भेज देते हैं तो विवेक तनखा एकदम फ्री हो जाएंगे और आवाज़ उठाने के लिए वो सक्रिय हैं। और जिस प्रकार से कश्मीर को लेकर उन्होंने कश्मीर फाइल्स पिक्चर को लेकर अपनी बात की है, कश्मीरी पंडितों को लेकर उन्होंने राज्यसभा में बात उठाई है, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में भी एक नया एक गुट तैयार हो सकता है। खिलावन जी। मनोज जी, मध्य प्रदेश में इतने गुट है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ आइए जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में इतने गुट हैं कि एक और गुट बन जाए तो कोई, मुझे लगता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। रही बात राज्यसभा लेकिन में मुझे इसमें अरुण शंका यादव, है, क्योंकि विवेक तनखा जो है जमीनी नेता नहीं है, वो हाई फाई बिल्कुल, नेता है, बिल्कुल। वो गुट कैसे तैयार हवाई- करेंगे, इसलिए वो G23 के हवाई- गुट में शामिल हो गए शायद। हवाई नेता खिलावन है जी। पूरी तरह से, वो निश्चित रूप से हवाई नेता है। उनका जमीनी आधार मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। वो चुनाव लड़ चुके हैं, आपने देखा, लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव में उनको बुरी तरह से हार मिली। तो मुझे लगता है कि बहुत आधार वाले नेता नहीं है वो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो शीत युद्ध है मध्य प्रदेश में, आप देख रहे हैं, उस शीत युद्ध में सबसे बड़ा शीत युद्ध जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और अरुण यादव के बीच कई महीने से चल रही है। बल्कि मैं कहूं कि कमलनाथ के सरकार बनाने के बाद से ही चल रही है शीत युद्ध। हालांकि उस शीत युद्ध में कई बार कई नेता मिले। आपने देखा होगा ब्रजेश जी, आपने देखा होगा मनोज जी की जी। अपने अजय सिंह की मुलाकात जिस तरह से अरुण यादव से हुई 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, वो भी दृश्य आपने देखा होगा कि एक दूसरे से गले मिल के गिले शिकवे, यहाँ तक कि रुआसू स्वर भी उनके निकलने लगे थे। और एक दृश्य हमने वो भी देखा है कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी तो डॉक्टर गोविंद सिंह अचानक चले जाते हैं बधाई देने, कुछ विधायक मिल रहे थे और हल्ला मचता है। उसके बाद अजय सिंह के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्राय हर नेता, इवन दिग्विजय सिंह भी चाहते होंगे कि एक व्यक्ति एक पद रहे। आज जिस तरह से कमलनाथ जो है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, दोनों पद उनके साथ रहे। हालांकि उनने इच्छा जता दी, सपने देख रहे हैं, या जो भावी पद कह सकते हैं। आपने लौट देखा रहे होगा कमलनाथ जी। किस तरह से नरोत्तम मिश्र ने चुटकी ली, उसको देखे होंगे आप, कि पूर्व मुख्यमंत्री भी वही, आने वाले मुख्यमंत्री भी वही, नेता प्रतिपक्ष भी वही। तो ये कांग्रेस के नेता भले नहीं कह रहे हैं इस बात को, वो किसी न किसी तरह से अनुशासन में बंधे हुए। वजह ये हो खिलावन जी कि कमलनाथ जी इतने बड़े कद के नेता हैं कि बाकी के नेता यदि कुछ बोल देते हैं तो फिर वो अपनी बात से इस तरह से मुकरते हैं कि मैं तो कमलनाथ के चरणों की धूल के समान नहीं हूं। तो हो सकता है एक वजह ये भी रही हो कि कमलनाथ की तरफ कौन आंखें उठाए, और अरुण यादव को शायद मोहरा भी बना रहे हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले भी मोहरा बन चुके हैं अरुण यादव, कई बार मोहरा बन रहे हैं वो। जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया, मैंने भी ताजा उदाहरण हम देख रहे हैं ना, यूक्रेन, रूस और नाटो का है कि यूक्रेन को नाटो ने चढ़ा दिया और उसके बाद पैर पीछे खींच लिया, और यूक्रेन की जो हालत हो रही है वो शायद उस स्थिति में हमने अरुण यादव को देखा है या देख सकते हैं आने वाले समय में। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, कि देखिए, कमलनाथ है एक तरफ, एक तरफ दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ दोनों की जोड़ी जो है जुगल जोड़ी बन चुकी है, एक दूसरे की बात पर को काट नहीं रहे हैं कोई। लेकिन उस जोड़ी में दरार दिख रही है थोड़ी थोड़ी, अब दिखने लगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन आपने देखा होगा कि वही दिग्विजय सिंह जो कमलनाथ के खिलाफत नहीं करते, वो अरुण यादव के साथ भी दिखाई देते हैं, और अरुण यादव को हर कदम में साथ दिखाई देते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। लोकसभा चुनाव में। लेकिन आपको नहीं लगता अरुण यादव को भी सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि जब पिछली बार वो बधाई मिलती है उनको ट्विटर पे, उसका टिकट कट जाता है। अभी दावत मिल का न्योता मिला डिनर का, पता नहीं डिनर कर लेते तो क्या होता।
देखिए कांग्रेस में यही हाल है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के उपचुनाव के 1 साल पहले से अरुण यादव अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कोई अरुण यादव रहते, यदि उनको लोकसभा की टिकट मिलती तो हो सकता है जीत भी सकती थी कांग्रेस। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक विधायक को जो खोना पड़ा है उनको, वो भी विधायक उनके साथ रहते। तो ये सब घटनाक्रम है जिन जिन तो घटनाक्रमों आपको लगता है कि इतनी सारी परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद कहीं बिल्ली के भाग से छीका फूट सकता है क्या? अरुण यादव को राज्यसभा की सीट मिल सकती है क्या? वो 27% आरक्षण उनके काम आ सकता है क्या, जो जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है? क्यों नहीं फूट सकता? आप भाजपा में देख रहे हैं कि ओबीसी के नेता बन के जो है शिवराज सिंह चौहान आज किस शिखर पे है। कांग्रेस में भी ओबीसी के नेता को क्यों तो कांग्रेस ने तो ब्रजेश जी राजमणि पटेल पे दाव लगा रखा है ना, राज्यसभा में भेजा है, यात्राएं भी वही निकाल रहे हैं। दाव उसी पर लगाया जाता है जो बेदम हो, दाव उस पर नहीं लगाया जाता है जो दमदार हो और जो आगे सफल हो जाए, ज्यादा मेहनत कर जाए, जिसका जनाधार हो, जिसका कोई वोट बैंक हो या जो जमीनी नेता हो। यदि आप देखते हैं क्यों जिन लोगों पर दाव लगाने की बात करते हैं, सारे समीकरण आएंगे। जैसे ही अब राज्यसभा सीट खाली होगी ना मनोज जी, आदिवासी फैक्टर भी आपका आ जाएगा, दलित फैक्टर भी आपका आ जाएगा कि किस वोट बैंक को आपको साधना है। तो नेता अपने हिसाब से इस वोट बैंक को साधने के लिए हाईकमान को गुमराह करते हैं और अपने नेता को या अपने समर्थक को राज्यसभा में पहुंचा देते हैं। हम ये पहले भी देखते रहे। अब इसी पे आपसे समझूंगा दर्शकों के लिए कि जगह ये है तो फिर ओबीसी चेहरा अगर अरुण यादव है तो ओबीसी आपको साधना है। आपने जो दलितों की हालत कर रखी, सुरेंद्र चौधरी सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके कार्यकारी अध्यक्ष किस स्थिति में है। जीतू पटवारी के साथ आपने पिछले हफ्ते ही क्या किया है वो सारे कांग्रेसियों को भी पता है कि जीतू पटवारी मजबूरी में जिम में साइकिल पे हाथ धर के फिर वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए। भैया कार्यकारी अध्यक्ष हो आप ही कुछ करके बताइए। इसके बाद वो आज आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 2 साल में ये होना था, ये नहीं हुआ। तो जिनको करना रहता है वो ये करते नहीं, और जिनको जो करना रहता वो नहीं करते हैं, और जिनको सब कुछ करना है वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि बाकी सबकी 12 बज जाती है। जिम्मेदारी की सबसे बड़ा वो है ना, जब आला कमानी नहीं देख रहा हो उसको करना चाहिए। वो कुछ तय नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति 2 पद पे बैठा हुआ है, उसने ही सब कुछ तय कर लिया है, तो बाकी क्या बिसात है मनोज जी? जो करना चाहते हैं उनके, जैसे 4 कार्यकारी अध्यक्षों की आप बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी तो आपको यदा कदा मीडिया में दिखी जाते हैं, सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं, वायरल करते हुए दिख जाते हैं। बाकी के 3 अध्यक्ष बताइए क्या कर रहे हैं? एक को आपने बना दिया कि बाल कांग्रेस का। ये सवाल तो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़की लड़ रही है, भाई के पते नहीं होते हैं, 2.5% वोट पे कांग्रेस से जाती है। कार्यवाहक अध्यक्ष कहती है कि हम इस्तीफा दे दें, सब कहते हैं नहीं ताली बजा बजा के नहीं आप बने रहिए, लेकिन वो चारों प्रदेशों के अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष। तो भाई सुधार कहाँ से होगा? हम हमेशा कहते हैं मनोज जी, कई बार इस कार्यक्रम में भी कहा, गंगा की सफाई कहाँ से होगी? गंगोत्री से होगी। लेकिन सफाई कौन करे जब ऊपर से सफाई आप करने को तैयार नहीं हो? यदि आप खुद लेकिन जमे हुए हो तो कम से कम नीचे तो दुरुस्त करने की कोशिश करो, निर्णय लेने की कोशिश तो करो। और यदि आप निर्णय लेते हो तो पंजाब टाइप के ले लेते हो। लेकिन गंगा में जो पानी आता है उसका एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर से आता है, और जब आपके ग्लेशियर टूट टूट के दूसरी झीलों में समा रहे हैं, बिल्कुल, तो जब पानी नहीं बचेगा आपकी गंगा में तो सफाई किसकी करोगे? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। ये कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि जो आपके लोग थे, जो हम कह रहे हैं कि बाकी के राज्यों में, चाहे हम गोवा में देख लें, चाहे मणिपुर में देख लें, जितने भी कांग्रेस से टूटकर भाजपा में आए मनोज जी, यदि हम देखते हैं तो 7 से 8 लोग, यदि सरकार कम से कम सीटों वाली वो दोनों विधानसभा सीट क्षेत्र है ना, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो कांग्रेस से छूट कर आए तो सरकार बना ली। तो कांग्रेस अपने लोगों की बखत नहीं है, उनको पहचान नहीं है कि जो जनाधार वाले नेता हैं वो छूट कर क्यों जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी चले गए तो देख लिए बीजेपी की सरकार बन गई। तो सरकार क्यों बनवा रहा है? ज्यादातर ऐसे बनवा रहे हैं कि बीरेन सिंह वो कांग्रेस में थे। गोवा में देखिए पिछली बार कांग्रेस के 17 लोग जीतते हैं, आखिर आते आते कोई बचता नहीं, और उनकी मदद से वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं बहुत सारे लोग और सरकार बना लेते हैं। आप तो ये चलो इन राज्यों को छोड़ दें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ प्रियंका वाड्रा गांधी खुद मैदान में थी, वो नहीं पहचान पाई। उनके माताजी के क्षेत्र की जो विधायक थी इकलौती, वो चली गई, वो जीत गई। तो आप जनाधार वाले नेताओं को, जो कांग्रेस नेता की बेटी थी, इतने समय तक आपकी सेवा की, अदिति की बात कर रहे हैं, तो बहुत लंबे समय से बगावत के मूड में थी, लेकिन जो उनकी पोस्टल गर्ल थी, लड़की लड़ सकती, वो तीनों बीजेपी में चली गई चलते चुनाव में। तो बगावत के पीछे वजह क्या है? वजह यही ना कि आप उनकी आपको पहचान नहीं है। जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को आप मौका नहीं दे रहे हो, दूसरों को मौका दे रहे हो जिनका कोई जनाधार नहीं है। आप सिद्धू को देख लीजिए, तो इस वजह से आपका पंजाब में हाल हो गया, उत्तर प्रदेश में हाल हो गया, बाकी राज्यों में हाल हो गया। ब्रजेश जी, मुझे लगता है यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कहें,
जब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में वन मन शो रहेगा तब तक कांग्रेस जो है ना अगला जो 23 के चुनाव के बारे में जो सपने सजो रही है, मुझे लगता है कि वो सपने उनके टूट जाएंगे। आम लेकिन वो तो कार्यकर्ता मुंगेरी लाल के सपने दे रहे हैं। उनके प्रवक्ता को आपने सुना नहीं, वो कह रहे थे 2023 में बीजेपी की राजनीतिक कब्र खुद जाएगी। अब पता नहीं उनने पार्टी का नाम गलती से बीजेपी का ले दिया या किसी और को लेना चाह रहे थे, लेकिन समय प्रवक्ता इजाजत बने नहीं दे रहा, रहना इसलिए चाहते हैं। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। वो प्रवक्ता बने रहना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह की बात। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में नए समीकरण बन रहे हैं और ये समीकरण क्या रंग लाएंगे इस पर सबकी नज़र होगी। लेकिन जिस प्रकार से अरुण यादव एक बार फिर सक्रिय हुए हैं दिल्ली दरबार में, जो उन्होंने अपनी बात रखी, और जितना आधी घंटे का समय अगर उनको मिला इस दौर में, कांग्रेस में जब उठापटक का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश के किसी नेता को, तो जाहिर सी बात है कि मामला कुछ गंभीर है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस पर थोड़ा सा हमको इसके लिए इंतजार करना होगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।